सो गाइस, तो ये पार्ट 1 है। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जॉनसन डायनेस्टी से टाइम से। उस समय जब अंधविश्वास अपने जोरों पर होता था, तो एक राज टेल वाला स्टार था जो कि 2 महीने से आकाश पर चमक रहा था। लोग उसे बैठक की निशानी समझते थे और साथ ही साथ कुछ ऐसा हो रहा था, इतने अरसे से बारिश ही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से खाने पीने की जो चीजें थी वो खत्म हो रही थी। हमारे नाम चुका था। लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे बीच कोई ऐसा अपराधी है जिसकी वजह से गॉड ने हमें पनिश किया हुआ हो। इंडियन रॉयल कोर्ट की तरफ से यही फैसला आता है कि एक लेडी है जो अपने ज़माने से बहुत मॉडर्न ख्यालात रखती थी। इतने में रॉयल कोर्ट का एक फैसला आता है और ये डिसीजन था कि लेडी कॉन्ग को मौत की सज़ा दी जाए। लेडी कॉन्ग कौन थी? एक्चुअली ये उस ज़माने में एम्परर की एक कॉन्क्यूबाइन थी, लेकिन लोग उसे नफरत करते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये बहुत मॉडर्न और लिबरल विचार की है, जो कि अपने समय से काफ़ी आगे के दौर के थे, और उसी की सेन की वजह से गॉड ने हमें ये सजा दी है। अब जब लेडी कांग के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए रॉयल ऑफिसर पहुंचते हैं, तो उस समय एक पेंटिंग बना रही थी जो उसकी फेस से बिकाई थी। वो सारी रो रही थी कि आप इस दुनिया से जाने वाले हैं, लेकिन वो एकदम शांति से पहले अपनी पेंटिंग कंप्लीट करती है, फिर बाहर आती है। डिसीजन तो उसने सुने लोग मुझे मारने के लिए आए हैं, लेकिन वो एकदम शांत रहती है। लेकिन इतना जरूर बोलती है कि कोई भी फूल हमेशा के लिए ब्लॉसम नहीं करता रहता है। अब इतने में उसके सामने जहर का एक प्याला था जो उसे पीना था। ये उसकी सजा था। अब वो प्याला उठाती है और समझ कि एकदम शांति से एक्सेप्ट करने वाली है, लेकिन वो इस प्याले को तोड़ देती है। और फिर हमें रॉयल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। एम्परर बैठा हुआ होता है। एम्परर को एकदम मिस्टीरियस सा दिखाया हुआ होता है, क्योंकि हमें उसका फेस शो नहीं करते। दूसरी तरफ लेडी कांग उनकी गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ बगावत कर दी थी। वो कहने लगते हैं कि आखिर को मेरी सजा क्या है? यही कि मैं एक नीच जात की होते हुए भी नोबल फैमिलीज के लोगों से ज्यादा अच्छे विचार रखती हूँ, उनके बीच बैठती हूँ, उनको टक्कर देती हूँ। ये क्या मैं गलती ये है कि मैं तुम लोगों के लिए कोर्ट और लॉ के सिस्टम को अरेंज किया था जो पहले कोई कर नहीं पाया था। अगर ये मेरी गलती है तो ठीक है, मैं सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सजा ये जहर का प्याला नहीं मानती। अब उसको जहर पिलाने के लिए बहुत सी सेविका लाइन में खड़ी होती है और किसी का प्याला तोड़ती जा रही थी। इन दी एंड वो लोग उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, उसे जहर पिला देते हैं। इतने वो देखते हैं तो आसमान पे बादल छा रहे थे। हर कोई हैरान था कि जैसे इसको सजा दी है उसी समय हम पर बारिश बरसने वाली है। इसका मतलब यही वो अपराधी जिसकी वजह से हम पर बुरा समय आया हुआ था। लेकिन उस टाइम पर बारिश के 2-4 कतरे ही गिरते और फिर उसके बाद फ्रॉस्टिंग स्टार्ट हो जाते हैं। हर कोई हैरान था गर्मियों के मौसम में स्नोफॉल कैसे हो रही है। फिर इसके साथ ही वो देखते हैं कि बादल गायब हो गया है, आसमान पर फिर से सूरज चमकने लगता है। और ये सीन आया था, इसे देखकर हर कोई डर गया था। वो था सोलर एक्लिप्स का सीन, जो कि रेड कॉमेट से भी ज्यादा बैड लक की निशानी मानी जाती थी। उसी टाइम पर जब सोलर एथलिक्स था, उसे देखते ही देखते लेडी कांग इस दुनिया से चली जाती है। वो सोच रही थी क्या इस तरह से मेरा अंत होना था? और फिर इसके साथ ही थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है, लेकिन ये क्या, उसके कपड़े भी चेंज थे और वो सोचने लगती है ये सूरज इतना करीब क्यों आ गया है। और फिर देखती है तो वो तो कैमरा की लाइट्स थी। उसने 300 साल आगे टाइम ट्रेवल कर लिया था। उसकी आत्मा किसी के शरीर में एंटर हो चुकी थी, जो कि यहाँ पर इस समय उसी ड्रामे की शूटिंग में लगी हुई थी, जहाँ पर हिस्ट्री का ये सीन दिखाया जा रहा था। लेडी कांग को भी पॉइजन दिया गया था, लेकिन लेडी कांग तो एकदम हैरान ही रह जाती है। हर तरफ लोग अजीब अजीब से कपड़ों में फिर रहे थे। ये सीन था तो उसी के ही महल का, लेकिन फिर भी सब कुछ अनजाना सा फील हो रहा था। ऐसी ऐसी चीज जो उसने कभी पहले देखी ही नहीं थी। वो सोचने लगते ओहो ये क्या हो रहा है, आजकल लोग कितने बेशरम हो चुके हैं। देखो लड़की अपने टांगे नंगी करके फिर रही है, बाकी लड़कों ने कितने अजीब किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। लड़कियां लड़कों से कैसे खुलेआम बातें कर रही है। वे उस शौक से निकली ही नहीं थी कि इतने में एक सैनिक आगे बढ़ता, उसे वो फैसला सुनाने लगता है तुम्हें मौत की सजा दी गई है। फिर वो एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते। वो इतने दमदार जवाब दे रही थी जो कि स्क्रिप्ट से तो बाहर थे, लेकिन फिर डायरेक्टर को बहुत पसंद आते हैं। वो कहता है सीन चालू रखो, जो आगे बढ़ता उसे मारते गिराती है। ये सीन तो रियल से भी ज्यादा अच्छा शूट हो रहा था। फिर उसके बाद सीन कट हो जाता है। फिर सारे लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेडी काम को जब शेर के नाम से बुलाया जाता है तो वो तो हैरान ही रह गई थी।
और एक लड़की जो उसकी फ्रेंड बनकर उससे बात कर रही थी, कहती है तुम्हारे में क्या आ गया था, स्क्रिप्ट के बाहर के इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी तुम, लेकिन मेरे इनको ये सब कुछ पसंद नहीं आया, तुम स्टैंड बाय तो उससे अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकती हो। काम तो हैरान ही रह गए थे कि मेरा नाम ये इस तरह क्यों ले रही है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ ये नहीं थी, और भी बहुत सारी चीज़ थी उसके सरप्राइज रहने के लिए। और कुछ फॉरेनर लेडीज थी, वो सोचती है कि इनके पीले पीले बाल, नीली नीली आंखें, ये सब तो मैंने बुक्स में पढ़ा था, वेस्ट के लोगों के ऐसे गेटअप होती थी, ये हमारे महल में से सरेआम क्यों घूम रही है, कहीं मेरे सोए सोए महल पर कोई हमला तो नहीं हो गया। इतने वो फिरंगी लेडी उसके पास आती है और उसके साथ एक सेल्फी बनाने लगती है, कहती तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, इसलिए काफी ने तो वैल यहीं पे उल्टी सीधी हरकत करना स्टार्ट कर देते। फिर जाकर देखते अपने फेस को, उसका फेस थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा था। वैसे लेडी कांग काफी स्मार्ट थी, अपने जमाने में वो बहुत मॉडर्न विचार रखती थी। उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि वो किसी ऐसे जगह आ चुकी है जो कि उसके जमाने की बिल्कुल भी नहीं है। इतने में उसे याद आता है कि उसे पहले अंदाजा हो चुका था कि इसे डेथ सेंटेंस मिलने वाली है, इसीलिए उसने एक समन से कांटेक्ट किया था। उस समन ने कहा था मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। जैसे ही उसका खून लेती है तो उसके साथ ही उसे कहने लगती है इस पर मैं कुछ ऐसा करूंगी तुम मरोगी, लेकिन फिर जीने के लिए। अब उसे समझ आता है कि मैं मरी थी लेकिन अब जी चुकी हूँ। इतने में उसकी बेस्टी उसके पास आती है, वो भी एक्ट्रेस ही थी। उसे सॉरी करके जब उससे बात कर रही थी तो सॉरी को ऐसा लगता है कि इस समय मैं कुछ उल्टी सीधी बात बोली, उससे बेहतर है कि मैं शांत ही रहूं और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करूं कि यहाँ के लोग कैसे बिहेव करते हैं। और बस इतने में ही मेन एक्ट्रेस उसके सामने आ जाती है जो कि अपने सीईओ के साथ थी। तो वो लोग श्योरी को बहुत बुरा भला कहते हैं। श्योरी का फेस रीड करना बहुत अच्छे से आता था, वो समझ जा रही कोई अच्छी इंसान नहीं है। वैसे भी उसकी सीईओ ने अपने फेस पे इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई थी कि उसका असल चेहरा नहीं बल्कि तो प्लास्टिक की डॉल लगती थी। वेल कांग तो हमेशा से बोलने में अच्छी थी, वो श्योरी के भी हाथ पे पर उन तक पर जवाब देती है, वो तो सुनती ही हैरान हो जाती है। श्योरी के मुंह में कब से जुबान आ गई, ये तो हमेशा शांत रहती थी, हमें कोई जवाब नहीं देती थी। इतने में श्योरी देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अपने कपड़ों में से एक फोन निकाला और वो बातें कर रही है। अब वो तो ये सारा कुछ देखकर हैरान हो जाती है। वो मोबाइल फोन्स का कॉन्सेप्ट तो उसे समझ नहीं आ रहे थे, हर कोई हाथ में क्या लेकर घूम रहे। इतने वो अपने कपड़ों में भी तलाश करने लगती है, शायद यहाँ पर भी कोई कूपन छुपा होगा, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिलता। और फिर इतने वो देखती है तो वहाँ पर काफी सारे लोग थे जो कि जख्मी दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो महल पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। एक आदमी उसे लीड भी कर रहा था और वो आदमी तो डायरेक्टर था, उन्हें जल्दी से बस सेट पर पहुंचने के लिए कह रहा था, पर उन्हें देखकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे हमला हो चुका है। वो डर जाते हैं, कहती है कि बगावत हो चुकी है और महल के बाहर के लोगों को ये इत्तला देने के लिए जा रही थी। भागती भागती वो जैसे महल के बाहर पहुंचती है तो बगावत के बारे में तो वो भूल ही गई थी, क्योंकि उसके महल के बाहर अब इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर थे, इतनी तेज तेज गाड़ियां चल रही थी। वो सोचती है कि क्या चीजें हैं जो थोड़े से भी तेज है। अब आसमान में देखती है तो वहां पर एरोप्लेन्स थे, वो बस परेशान हो जाती, वो तो बेहोश ही होने वाली थी। उसके लिए बिल्कुल नया था, पूरे शौक ही रह जाते हैं। अब इसके साथ ही दिखाते हैं कि हमारे ड्रामा की मेन लीड को, और हमारे मेन लीड का नाम सैगी है। ये एक थर्ड जनरेशन जैवल है, तो बस अपने ही दुनिया में गुम रहता है। बिजनेस करना उसे बहुत अच्छे से आता है, स्पेशली दूसरे यूटी कंपनी का एक्वायर करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। पब्लिक ओपिनियन क्या है इससे तो उसे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग उस पर टॉलरेट करते, उसे बुरा भला करते थे, लेकिन उसे बस लॉस मेंटेन करता लोगों को पसंद नहीं आती थी। अक्सर लोग उसके सामने प्रोटेस्ट भी करते थे। सैगी अपने कामों से फिर भी बाज नहीं आता था। इसके अलावा वो लोगों में बहुत ज्यादा इनफेमस था। उसकी आजकल एक फुटेज जो वायरल हो चुकी थी, उसने अपनी फैक्ट्री में खड़ा हुआ था, वहाँ के वर्कर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर गुस्सा करता, उन्हें बुरा भला बोलता और चीजें भी तोड़ता है। इस सब की वजह से पब्लिक और भी ज्यादा इसके खिलाफ हो चुकी थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसकी पावर उसके पैसे को कम नहीं कर सकती थी। आज के दिन वो एक आदमी से मिलने के लिए जाता है, उससे 10 सेकंड देता है फैसला करने के लिए। उसकी कंपनी एक्वायर करने के लिए गया था। पहले तो आदमी नखरा दिखाता है, लेकिन उसके बाद 3 बिलियन वॉन खोने के बाद ही वो सैगी की दी हुई कीमत पर साइन करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि सैगी ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर की हुई थी जिससे उसकी कंपनी डूब सकती थी।
जब वो बाहर निकला था तो वो लिटरली रो रहा था। इतने में हमें सैगी के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो न्यूज़ सुन रहा था। उसे पता चलता है कि आज 16 एथलीट है। उसके साथ साथ एक रेड कमेंट भी दिखाया जाता है। ये नज़ारा 300 साल बाद रिपीट हो रहा था। उसका मन तो बहुत था कि इन्हें नज़ारा देख सके, लेकिन उसे लगता नहीं था कि सैगी के टैक्स के कैजुअल में ये सब एंजॉय करने का टाइम मिल सकेगा। सैगी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन था। उसे कभी चीज दया नहीं आती, स्पेशली उन लोगों पर जो कि पहले कभी कुंवर रहे हो। इतने में सैगी भी अपनी मोबाइल वीडियो देखता, अपने असिस्टेंट से पूछता क्या ये सच में मैं हूँ। असिस्टेंट नहीं, ये तो डीफेक्ट से बनाया हुआ। अच्छा, किसी ने फेक वीडियो में मेरा फेस यूज किया, तुम हाथ पर हाथ धर के बैठे हो। असिस्टेंट कहता नहीं, हमने पटिशन के लिए फाइल कर भी प्रिपेयर कर लिया। हम इस कंपनी को सू करने वाला है जिसको यूज करके आपकी ये फुटेज बनाई गई है। सही कहने लगता है कि तुम पागल हो के मुझसे तो खुद नहीं पहचाना जा रहा कि ये मैं ही हूँ या फिर मेरा कोई क्लोन। मगर तुम लोग कब सीखोगे इन्हें सू नहीं करना बल्कि इस कंपनी को एक्वायर करना है। एक टैकी फिल्म में मेरी अगली एम्पायर बनने वाली है। और फिर इसी के साथ हमें चॉय मून डॉ को दिखाया जाता है और ये है सैगी का एक कर्जन। ये भी एक ट्रैवल मुंबई इंटरव्यू दे रहा होता है। मुंडो रिपोर्टर के क्वेश्चन के पहले तो शांति से जवाब देता है, लेकिन जब उसे फील होता है कि इंटरव्यू मेरे बारे में नहीं है बल्कि मेरे से ज्यादा इस सैगी के बारे में उसे क्वेश्चन कर रहा है, तो उसे साफ कह देता है कि मुझे खुद की इंसल्ट फील हो रही है। वो हमेशा अपने फेस पे एक स्माइल सजाए रखता था, लेकिन उसके बातों से लग रहा था कि वो सैगी से सख्त नफरत करता, सिर्फ ना उससे कंपटीशन मानता, चाहे अच्छी या बुरी। लेकिन सैगी हमेशा न्यूज में रहता था, उसे पे करके अपने इंटरव्यू दिलाने पड़ते थे। ये बात मुंडो को बहुत बुरी लगती थी। और फिर इसके साथ ही हमें दादाजी को दिखाया जाता है। इधर सैगी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो पिछली कंट्रोवर्सी खत्म नहीं थे और फिर ये फुटेज आ गई है। सैगी भी पूछता है कि दादाजी ने क्या रिएक्शन दिया मेरी वीडियो देखने के बाद। असिस्टेंट अच्छी बात कहना चाहता, लेकिन सैगी कहने लगता है कि मुझे पागल समझा है क्या। दादाजी मुझ पर कभी विश्वास नहीं कर, उन्हें लगता है कि तो उन्हें एक दुकान नहीं चला सकता, पता नहीं कंपनी कैसे चला रहा हूँ। वह इतने में जब वापस जा रहा था तो एक लड़की उनके गाड़ी से टकरा जाती है और वो कोई नहीं बल्कि श्योरी ही थी। उसे यहाँ के रूल्स का कुछ पता नहीं था। ब्रेन लाइट रेड लाइट क्या होती है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका सर चकरा रहा था ये सारे ट्रैफिक और शोर देखकर। फिर किस्मत खराब की वहीं पर सैगी की गाड़ी के नीचे, लेकिन ये किस्मत खराब श्योरी की नहीं बल्कि सैगी की होने वाली है। सैगी भी हैरान था ये किस जमाने की हरकतें कर रही है, क्या ये कोई पागल है या फिर किसी ने इसे प्लान करके मेरी गाड़ी के नीचे आने के लिए भेजा है। सैगी जो कि हमेशा से बहुत तेज बनता था उसके पीछे पीछे चलता, फिर से गाड़ी से बचा लेता है। एक दफा तो एक सीन एकदम रोमांटिक सा हो गया था, फिर इतने में सीन लड़ाई के सीन में बदल जाता है। सैगी उस पर चिल्लाता है किसने तुम्हें पैसे दिए मेरे गाड़ी के नीचे आने के मरने के लिए, जो पहले मेरी कंट्रोवर्सी कम है क्या, मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूँ। अब ये सुनते श्योरी तो उसके मुंह पर एक थप्पड़ी दे मारती है, कहती है घटिया इंसान, मैंने आज से पहले तुम जैसा नीचे नहीं देखा। इधर उधर के लोग भी रुककर ये सीन देखने लगते हैं। कुछ को तो ऐसा लगता है कि किसी कपल के बीच फाइट हो रही है। और सैगी अब क्या करता है, एक लेडी पर तो हाथ नहीं उठा सकता था। उसे कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, मांगो जितना मांगती हो, उन्हें जितना पैसा तुम्हें दे मैं उससे डबल देने को तैयार हूँ। इस बात पर तो श्योरी उस पर और चिल्लाते, एक बयान आकर रुकती है, वहां से एक टहनी उठाते उसकी पिटाई लगाना स्टार्ट कर देती है। कहती मुझे खरीदेगा घटिया इंसान, नीच कमीने, पता नहीं क्या क्या बोलती है। सड़क पर उससे तमाशा ही लगा दिया था। हर कोई ये सीन देखकर एंजॉय कर रहा था। सैगी को भी उस लड़की पर हाथ उठाना ही पड़ता है, लेकिन वो टहनी से नहीं बल्कि एक फूल से उसे मार रहा था। कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी मार लिया है, सब कुछ इवन हुआ। हाँ, तुम मेरी गाड़ी से टकराई थी, लगता है तुम्हारे साथ चोट लग गई है। अगर तुम्हें कुछ कंपनसेशन या मेडिकल बिल्स लेने हैं, जो भी बिल आया मैं पे करने को रेडी है, कहता है वहां से भाग जाता है। और स्टोरी तो बस ये देखते कर हैरान थे कि ये क्या चीज है। इस तरह की राइटिंग तो वो पढ़ सकते, लेकिन ये इन कौन सी उन्हें पता समझ नहीं आ रही थी। वे सैगी ऑफिस में पहुंचता उससे बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि वो खुद को क्या समझती, जब क्वीन थी वो। फिर इतने में उसका मूड खराब करने के लिए एक और आदमी वहां बाहर पहुंचा हुआ था, प्रोटेस्ट कर रहा था, जिससे गार्ड्स उठाकर बाहर फेंक देते हैं। जबकि उधर श्योरी को दिखाया जाता है कुछ स्कूल के बच्चे सड़क क्रॉस करके म्यूजियम में जा रहे थे। उस म्यूजियम में उनके ये लेकर जा रही थी कि आओ तुम्हें जोसेफ इयरा दिखाओ। सुनते श्योरी भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं कि क्यों बनाकर, ये समझ के कि शायद वो अपने टाइम में वापस पहुंच जाएगी।
लेकिन आगे जाते एक म्यूजियम था। यहाँ पर टीचर बच्चों को एक पेंटिंग दिखा रहे थे। वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि वही थी जो मरने से पहले लेडी कांग ने बनाई थी। इस टाइम पर वो पेंटिंग किसी और के नाम पर थी। एक क्यों ने उस पेंटिंग पर अपना नाम लिखा हुआ था। इतने में सर ये सुनते चिल्लाने लगते, ये झूठ है, क्यों नहीं, ये तो मैंने बनाए थे। फिर खुद को संभालती है और अपना नाम लेकर पूछते हैं, क्या कोई इस पर्सनालिटी को जानता है? 300 साल पहले से। उसका पूरा नाम काम नाम सिम था। ये नाम सुनते बच्चे कहने लगते हैं, अच्छा, हिस्ट्री की वो विलन जिसे उसके रैंक से, उसके टाइटल से हटा दिया गया था। ये सुनते उसका दिल टूट जाता है कि मैं इतने सालों बाद एक नया जन्म लेकर इस दुनिया में आई हूँ और सुनने को ये मिला है कि मौत के बाद भी मुझे बदनाम कर दिया गया। मेरी पेंटिंग्स, मेरा लिटरेचर किसी और ने चुरा लिया और मुझे एक विलन बना दिया गया। मौत के बाद भी उसकी कदर ना हुई, मरने के बाद भी उसने कुछ ना पाया। ये सुनते उसका दिल टूट सा जाता है। अब उसे इतनी तो जरूर समझ आ चुकी थी कि वो अपने जमाने से 300 साल आगे इस दुनिया में ट्रेवल कर चुकी है। इसके साथ ही उसे पुराने जमाने की यादें भी आने लगती है। लोग उसके बारे में बुरा बोलते थे क्योंकि ये छोटी जात की थी और अपने इंटेलेक्चुअल की बेस पर वो काफी आगे पहुंच चुकी थी। पर एक कंक्यूबाइन थी जो कि एम्परर भी थी। लोग से जेलस होते, उसके बारे में अफवाहें फैलाते थे, उसके पीठ पीछे उसके बुरा भला बोलते। ये सब उसे मालूम था, लेकिन ये बुरी बातें उसे कभी डिस्करेज नहीं कर पाई थी। वह अभी यादों में खोई हुए इस मॉडर्न एरा में से गुजर रही थी। लेकिन फिर वो अपने आप को संभालती है और खुद से कहने लगती है कि इस दुनिया में मुझे दूसरा चांस मिला है, मरकर मैं फिर से जी हूँ। लेकिन अब ये हेल या हेवन ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब की जिंदगी को बेकार नहीं होने दूंगी। मैं खुद को स्ट्रांग बनाऊंगी और नेचर ने मुझे दूसरा चांस दे, इसका मैं पूरा फायदा उठाऊंगी। खुल के जीऊंगी, जो पहले नहीं कर पाए अब करूंगी। और बस इस वादे के साथ ही उसे ख्याल आने लगता है कि वो अपने हाथ के उस कार्ड को देखती है। इतना जरूर समझ आ गया था कि जो आदमी मुझे मिला था वो बहुत ही पावरफुल पर्सन था। वो हमेशा रॉयल और पावरफुल पर्सन के करीब रही थी। वो सोचते अगर इस स्टेटिक में रहूंगी तो मैं भी जा सकती हूँ, इसलिए टाइम है इससे मिलने का। दूसरी तरफ हमें सेगी को दिखाते हैं। सेगी उसका असिस्टेंट कह रहा था कि आजकल वेस्ट में एक नई थ्योरी चल रही है, वो ये है कि थप्पड़ से ही प्यार और डेटिंग का आगाज होता है। आपने आज थप्पड़ खाया है। ये बात सुनते ही वो तो उसे टाई से पकड़ लेता, उसका गला ही दबाने वाला था। कहता आज के दिन तो उस लेडी का मेरा नाम भी लेना। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि सेगी को लोग से भी बुरा भला कहते थे क्योंकि उसकी मॉम किसी बड़े परिवार से नहीं थे, बल्कि वो आम सी पर्सन थी, एक छोटी सी फैमिली से, और वो मिस्ट्रेस का बेटा था। इसीलिए लोग उसे लो ग्रीड का ट्रैवल भी बोलते थे। ये बात उसके लिए एक गाली थी, लेकिन उसे ये बात कभी डिस्करेज नहीं करती थी। ये बात हमें इन दोनों में कॉमन दिखती है, श्योरी और सेजी में। इतने में दादाजी आ जाते हैं, उस पर चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि अपने आप को सुधार लो, कंट्रोवर्सी से निकल आओ और मेरी बात मानो तो जल्दी शादी कर लो। दादाजी ने उसके लिए काफी सारी ब्लाइंड डेट्स अरेंज की थी, लेकिन वो हर लड़की से ब्लाइंड डेट की तरह नहीं मिलता था, बल्कि इस तरीके से मिलता जैसे कोई बिजनेस डील फाइल करने वाला हो। अपना प्रपोजल साथ लेकर जाता था कि अगर तुम इन शर्तों पर मेरे से शादी करोगे तो तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की कंपनी को फायदा हो। इस वजह से उसकी एक भी ब्लैक डेट कामयाब नहीं हुई थी। इतने में हमें पता चलता है कि उसकी कंपनी आजकल एक कॉस्मेटिक्स की नई रेंज इंट्रोड्यूस करने वाली है और उसको इंस्पिरेशन मिली है जोसन एरा से, नेचुरल ब्यूटी से रिलेटेड। आज के दिन बहुत सारी मॉडल्स थी जो कि वहाँ ऑडिशन देने के लिए आई हुई थी, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। और बस इन्हीं कपड़ों में सौरी भी वहाँ पहुँच जाती, इसीलिए वो अजीब नहीं दिख रही थी। रिसेप्शन पर कार्ड दिखाते वो ये समझते कि इन कपड़ों में ऑडिशन देने के लिए आई होगी। उसे एक टैग पकड़ाते और कहते वहाँ जाए और बाकियों के बीच वेट करे। और बस इतने में जिया भी वहाँ पहुँच जाती है, वही जो कि सौरी की राइवल थी। जैसे सौरी को वहाँ देखती है तो आकर उससे उल्टा सीधा बोलने लगती है, कहते कि हम इतने बड़े बड़े लोग हैं, सब स्टैंड भी यहाँ आई हुई हो, तुम्हारी क्या पहचान जो इतनी बड़ी कंपनी में तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर रखेगी। बातों को तो शुरू को कुछ समझ नहीं आ रहे थे। वो कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर एक घटिया इंसान को मिलने के लिए आई हूँ। और ये बात सुनते ही जीयू को लगता है कि जैसे ये मुझे घटिया बोल रही हो, और इर्द गिर्द की सारी गर्ल्स ने ये बात सुन ली थी। हर कोई देख रहा था ये कौन है जिसकी इतनी जुबान चलती है। और इससे पहले कि वो दोनों गर्ल्स फाइट करते उससे पहले उन्हें अंदर बुला लिया जाता है। वो 3 फाइनलिस्ट में चूज हो चुके थे। वेल श्योरी बेहिचक 300 साल पीछे से आए थे, लेकिन उसके विचार इतने मॉडर्न थे कि इंटरव्यूअर्स भी हैरान रह जाते हैं।
यहाँ पर जियो कह रही थी कुछ सालों बाद मैं अपनी फैमिली स्टैब्लिश करते खुद को देखती हूँ, लेकिन शौरी का कहना था कि ऐसी कोई विचार मेरे नहीं है। उस विचार को जैसे प्यार से फैमिली सिस्टम से भरोसा ही उठ चुका था। उसे कॉन्टिवन बनाया हुआ था, फिर भी उसे धोखा मिला था। बोलती इस जन्म तो मैं शादी ही नहीं करने वाली, क्योंकि मैं बाउंड नहीं होना चाहती, मैं ऊंचा उड़ना चाहती हूँ। और फिर इतने में हमें दिखाते हैं कि फाइनलिस्ट को देखने के लिए सेगी भी अंदर आता है। जैसे ही सेगी आया था उसे देखते शौरी के मुंह से निकलता है तुम घटिया इंसान। उसका जैसे उसका नाम ही घटिया रख दिया था, लेकिन थैंक गॉड बाकी लोग ने ये सब सुने नहीं थे। इंटरव्यू जैसे ओवर होता है तो सेजी के पीछे पीछे जाती है और उसे कहने लगती है कि मेरे पास एक डील है तुम्हें ऑफर देने के लिए। उसने भी इसका नाम शौरी पढ़ लिया था। कहने लगता है कि तुम जैसा पर्सन मुझे कोई डील दे ही नहीं सकता। उसने इतना नखरा था कि शौरी ने आज से पहले इतना नखरा शायद कभी झेला ही नहीं था। उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और यहाँ पर जैसे वो अपनी गाड़ी पर बैठने वाला था, शौरी को बहुत अजीब सी फीलिंग्स आती है। उसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर उसे नेगेटिव वाइब्स आ रही है। उसे ऐसा महसूस होता है कि ये कोई ऐसा सीन है इंसान है जो कि सेजी पर हमला करने वाला है। और पार्शियल सोलर एथलीट हो रहा था। वो सेजी को रोकते गाड़ी में ना बैठना। इतने में बाकी लोग भी उसे पकड़ लेते हैं और सेजी अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि आखिर लम्हे वहां पर फुल सोलर एथलीट्स हो जाता है। था अंधेरा छाया, सब लोग यही मंजर देख रहे थे। वो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं और शौरी फिर भागते हुए सेजी को साइड पर कर लेती है। और इतने में उसके गाड़ी के ऊपर एक भारी चीज आकर गिरी थी, जो कि शायद से अंदर बैठा था उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती था। एक तरह से शौरी ने सेजी की जान बचाई थी और उसकी लाइफ सेवर बन चुकी। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शौरी आर्ट होता है कि पास्ट की लाइफ में शौरी एक दफा अपने दासियों के साथ खड़ी होती है, अपने फेवरेट फ्लावर्स को देख रही थी और साथ ही साथ तीरंदाजी का मुकाबला भी कर रही थी। इतने में वहां पर एम्पायर आ जाता और फिर से हमें एम्पायर का फेस नहीं दिखाते। एम्पायर उससे कुछ देर बातें करता है और फिर कहने लगता है आजकल तुम्हारी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन लग रही है। मैं अपने रॉयल डॉक्टर से तुम्हारे लिए एक टॉनिक बनवाया है, ये तुम्हारी हेल्थ को बेटर कर देगा। अब जैसे वो टॉनिक उसे प्रेजेंट किया जाता है उसे ऐसा लगता है जैसे इसमें जहर है, वो उसे फेंक देती है। और फिर लेकिन ये सारा कुछ शायद उसके सिक्स सेंस उसे बता रहे थे और प्रोबेबली वो एम्परर की तरफ से ही गाइडेंस में होगा। और फिर जैसे एम्परर जैसे ही आया था उसके फेवरेट फ्लावर्स मुरझा गए थे। लेकिन अब हमें प्रेजेंट में सीन दिखाते हैं। सेगी फ्यूरी को जगाने की कोशिश कर रहा था। वो होश में आती है और देखती है कि उसके फ्लावर्स मुरझाए नहीं बल्कि खिल चुके हैं। अब कोर्स ये सेगी इसके प्रेजेंट में ही हुआ था, मीन्स इसके लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब है। उसके बाद ये दोनों इकट्ठे मीटिंग करते हैं। यहाँ पर शौरी से कहती है कि पास्ट में मेरे पर कई दफा लोगों ने हमला किया है। मेरे सिक्स सेंस इतनी स्मार्ट है कि हर दफा सेंस पकड़े गए और यही सेंस मैं आपके ऊपर यूटिलाइज कर सकती हूँ। मुझे फीलिंग आ रही है कि वाइट टाइप की कोई है जो आपका दुश्मन है और आप पर हमला दोबारा भी हो सकता है। इसलिए मेरी सिक्स सेंस को यूज करते मैं आपकी शील्ड बन सकती हूँ। मुझे अपना साथ कम पर रख ले, डील कर ले। लेकिन सेगी उससे कहने लगता है तुम पागल हो, डील माई फुट, मेरे इतने सारे बॉडीगार्ड है, जाओ तुम यहाँ से। आग उठाकर उसे बाहर फेंकवा देता है। वो सोचने लगती इतनी इज्जत, मैंने इससे बड़ा ऊंचा इंसान समझा था, लेकिन इसे तो इंसानों की परख नहीं है। इतने में आगे असिस्टेंट सॉन खड़ा था। उसे कहने लगता आपने सर की जान बचाई तो वो आपको वापस तक ड्रॉप कराएंगे। वो सोचते हैं कि ये पालकी थोड़ी अजीब अजीब लग रही है। उसने पहली दफा गाड़ी में सफर किया था। सारा आज तो वो सिस्टम सॉन्ग से यही कह रही थी कि बाकी थोड़ी आस्ते चल, मेरा तो सिर चकरा रहा है। मैंने इससे तेज सवारी पर पहले कभी सफर नहीं किया और गाड़ी की स्पीड बस 20 पर थी। इतनी आहिस्ता कि ठेले वाले भी उनसे आगे निकल रहे थे। और दूसरी तरफ हम सेगी को दिखाते, उसे सीसीटीवी के थ्रू पता चल गया था जिसने स्टैचू ऊपर से नीचे फेंका था वो वहीं प्रोटेस्टर था। वॉक के टाइम पर वो ऑफिस के टाइम पर खड़ा था। उसके जो भी डिमांड थे उसने कंपनसेशन में पूरी करा दी थी, लेकिन फिर ये हरकत क्योंकि ये बात उसे बॉदर कर रही थी। ये बात इसी चीज की तरफ इशारा थी, कोई है जो उसका दुश्मन है और उसने इस प्रोटेस्टर को पे किया था। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि आज के दिन दादाजी का बर्थडे है। उनका बर्थडे मनाने के लिए कुछ फैमिली मेंबर्स भी आए हुए। हमें उसके दो आंटीज को भी दिखाते, एक जूनी थी और दूसरी जूरान। मॉम दुबे यही पार्टी अटेंड करने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर गेंदपा को देखकर पता चलता है कि वो अपनी बेटियों से भी ज्यादा मोन को पसंद करते। कुछ साल पहले जब दादाजी की तबीयत खराब थी, लीवर ट्रांसप्लांट चाहिए था, उनकी अपनी बेटियां मुकर गए थे, लेकिन इस टाइम पर मोंदू आगे बढ़ा था। तब से अब तक
ऑफकोर्स वो दादाजी की गुड बुक्स में है। दादाजी कहने लगते हैं, एक तरफ मोंदू है जो कि रिलेटिव होकर मेरे लिए इतना कुछ करता, एक मेरा अपना पोता जो मेरे बर्थडे अटेंड करने के लिए नहीं आया। वेल आप श्योरी को उसके घर के बाहर पहुंचा देते हैं। उसके जलसे की तरफ से दी हुई सीवी से पता चल गया था यहाँ पर उसके यूनिट 203 था। इस तरह से पता चलता जैसे अंदर से दरवाजा खोलता है उस यूनिट का ऑनर बाहर आया था जो उसे इसी नाम से पुकार रहा था। यहाँ पर उसके हैरान होने के लिए बहुत सारी चीजें थी। पहले तो सोचते हैं कि ये जगह किसी जेल से भी छोटी और तारीफ है। इसके साथ साथ ये ऑटोमेटिकली खुद लाइट ऑन ऑफ होने वो देखकर घबरा जाते, लेकिन फिर खुद को इकट्ठा करते और कहते हैं तुमने किसी को खुद पर शक करने नहीं देना है। इतने मुझे मालूम पड़ता है जिसकी बॉडी वो है वो यानी कि श्योरी की बॉडी उसकी ग्रैंडमा से मिलने के लिए आई हुई है। बहुत प्यार से श्योरी को मिलती है, उसे कहते हैं तुम बहुत मेहनत करती हो। उसके लिए खाना भी बनाकर लेकर आए थे। जाते जाते उसे कुछ पैसे भी देकर जाते और कहती है अपने डाइट का ख्याल रखा करो, तुम वीक होते जा रहे हो, मेरी फिक्र ना करना, मेरा रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है। लेकिन वो झूठ बोलकर गई थी। उनके हाथों से पता चलता वो कितनी मेहनत करती है। जाते हुए उनके जूते भी टूटे हुए थे, लेकिन काम बहुत अच्छी थी ऑब्जर्वेशन में। ये चीजें उसे समझने में ज्यादा देर नहीं होती। ईश्वर की दादी उस पर जांच रखती है। वेल अब जैसे ही डिनर स्टार्ट होता तो दादाजी देखते हैं कि फाइनली उसका पोता भी आ चुका है। तो पहले तो उठकर उसे डांटते हैं, कहते हैं तुम इतने लेट हो गए, तुम्हें फैमिली को भी कुछ टाइम देना चाहिए। लेकिन वो क्लियर ही कहता है कि मुझे पता था कि फैमिली टाइम में क्या होना। कोई आपको बटरिंग कर रहा होगा, कोई एक दूसरे के ऊपर तंज झाड़ रहा होगा और ढके छुपे शब्दों में एक दूसरे के ऊपर तीर चलाए जा रहे होंगे। मैंने जानबूझकर ये फैमिली टाइम मिस कर दिया। मैं डायरेक्ट डिनर पर ही पहुंचा हूँ। वेल डिनर करते वो अपने असिस्टेंट सॉन्ग के साथ खड़ा हुआ था। सॉन्ग ने उसे कंफर्म किया था कि वाकई कोई गाड़ी थी जो मिस्टीरियस दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके नंबर प्लेट स्ट्रेस नहीं हो पाई है। आपका दुश्मन कौन हो सकता है, आपको क्या लगता है? लेकिन सेगी का कहना था मेरे पास दुश्मनों की कमी नहीं है, और कहते हुए अपने ही रिलेटिव्स की तरफ देख रहा था। वेल अब श्योरी जैसे यूनिट 203 में पहुंचती है तो वो देखती है कि इतना छोटा है, पता नहीं इसमें खुलकर सांस भी कैसे ली जाए। उतने कंफर्टेबल लाइफ गुजारती थी और उन लग्जरी में से निकलते हुए उसे थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस छोटी जगह पर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इतने उसका हमसाया शोर कर रहा था। वो निकलती है, उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है। उसका नाम ग्वांग नाम था कि दोनों एक दूसरे को काफी बातें लगाते हैं। इवन कि बाकी पड़ोसी बाहर निकल आते हैं। इनको लड़ते हुए देखकर वो लोग एंजॉय कर रहे थे। वो हैरान थे कि पहले तो हमेशा से सॉरी एकदम दबी दबी रहते थे, आज इसकी जुबान बिल्कुल तीर की तरह चल रही है। पता नहीं ये क्या कर खाकर आई। ग्वांगनाम भी हैरान था कि मैं इसे हमेशा तंग क्या करता था, लेकिन आज ये पहली दफा मुझे जवाब दे रही है। कुछ तो डिफरेंट है। क्योंकि बार बार उसी लड़की की याद आ रही थी जो आज उसे 2 दफा मिले थे, उसकी जान भी बचाए थे। वो सोच रहा था कि एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मतलब शेरी को अपने पास्ट लाइफ की याद आने लगती है। वो एकदम से महल में इतने बड़े रैंक तक नहीं पहुंची थी, बल्कि उसने महल में एंट्री ली थी एक दासी बनकर। वहां पर उसे सबसे जूनियर हुआ करती थी। उसकी सीनियर उसे बुली करती थी। 1-2 दफा तो उसने मार मार कर उसे बॉक्स में कैद भी कर दिया था। अब उसे घुटन होने लगती है। पहले तो वो रेजिस्ट करते, उसके बाद बेहोश हो जाते। किसी को मदद के लिए पुकार रहे थे। वो सोचने लगते अगर मैंने तख्त पर सर्वाइव कर लिया तो मैं अभी सर्वाइव कर सकती हूँ। इसके साथ ही हमें दिखाते हैं सेगी को एक सपना आता है। वो देख रहा होता है कि वो जोसन एरा में था। वो दिन के टाइम पर रिलैक्स कर रहा था। इतने में पास से उसे आवाज आने लगती है। कोई बॉक्स में कैद उसे आवाज दे रहा, मुझे बचाओ। इसके साथ ही उठकर उसने मास्क किया था, उसे बचाने चला गया था। वह लेडी कांग देखती है यहाँ पर शेरी की डायरी पड़ी हुई जिसमें उसने लाइफ के सारे समरी लिखी हुई थे। वो पहले एक चाइल्ड स्टार हुआ करते थे, लेकिन अब स्ट्रगलिंग एक्टर ही रह गई है। कोई भी उससे ज्यादा भाव नहीं देता, तो उसके पास ज्यादा पैसा है। उसकी लाइफ का एक ही मोटिव किसी सक्सेसफुल बनना है, और वो भी अपने ग्रैंड माँ के लिए। उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ एक ही रिश्ता था जिनको वो खुशियाँ देना चाहती थी। वेल श्योरी की सारी लाइफ के बारे में अब लेडी कांग को अच्छे से पता चल गया था। इसी बारे में वो सोचते सोचते वो रूफ टॉप पर आगे जाती है। उसे लग रहा था कि जिंदगी आसान नहीं होती। पहले तो मैंने स्ट्रगल किया था, अभी मुझे कितनी मुश्किलों को झेलना पड़ रहा है। एक अननोन सी दुनिया और खुद का कवर भी रखना है। कैसी जिंदगी से मौत बेहतर नहीं, लेकिन फिर खुद से कहते हैं मौत माय फूड। इसके साथ वो शेरी के कपड़े पहन लेते। उसके बाद उसे फोन भी मिल जाता है जहां उसने कोरिया की सारी हिस्ट्री देख ली थी। इससे पता चलता है कि जोसेगिरा से अब तक ये सारा कुछ कैसे हुआ था। उसके अंदर का देशभक्त भी जाग उठता है।
वो बार बार नारे लगा रही थी और खुशियां मना रही थी। रूममेट सोच रहे थे कि पागल तो नहीं हो गई है। वह अब इसके बाद एक दफ़ा कपड़े धो रही थी कि यहाँ पर एक लड़का चुप चुप कर गर्ल्स की वीडियो बना रहा था। वैसा करते कि उठा कर डंडा उसके सर पर मारते, उसका सर भी फट गया था, वो पकड़ा गया था। उसके बाद हमें एक और बात भी पता चलती है कि उसने एक चोर भी पकड़ लिया था, वो गोंग नाम था, जो कि हॉस्टल के जॉइंट फ्रिज में से दूसरे के खाने चुरा लिया करता था। आज उसे रंगों हाथ पकड़ती है और उस सारे लोगों को मालूम पड़ जाता है। गोंग नाम बहुत कहता है कि इसके पास कोई सबूत तो नहीं है ना, लेकिन उस सबूत की क्या जरूरत थी, शर्मिंग तो उसके फेस पे लिखी हुई थी। वेल अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक साइकेट्रिस्ट का वो को दिखाते हैं। इस डॉक्टर ने अपना नया क्लिनिक खोला था। ये सेगी और मोंडू का एक कॉमन फ्रेंड भी था। मोंडू आते ही ग्रीटिंग्स देता है, उसके लिए प्लांट्स भी गिफ्ट में लेकर आया था। उसे सेगी के बारे में पूछता है कि उसकी हेल्थ कैसी जा रही है, लेकिन पता नहीं सनू ने क्या जवाब दिया था। तब फिर उसने देखा था सेगी वेज से मिलने आया हुआ है और फिर सेगी आकर उससे ड्रिंक के बारे में डिस्कस करता है। कहता है मुझे ड्रिंक में अक्सर एक वुमन दिखाई देती, लेकिन वो बस इराद से वो कहने लगता है कि ये सब छोड़ो, पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट एक वुमन तलाश करो, तुम्हारे सारे जख्मों की मरहम बनेगी। ये सब दूसरी तरफ परेशानी है कि तुम्हें अपने लाइफ में एक गर्ल चाहिए, जल्दी से शादी कर लो। ये सुनते ही वो बोलता है बकवास बंद करो, मैं यहाँ से भागो यहाँ से। फिर एक सरप्राइज मिलता है कि उन दोनों की ये सारी बातें मंदू सुन रहा था। इसने जो प्लांट गिफ्ट में दिया था उसमें एक रिकॉर्डर भी लगा हुआ था और उसके थ्रू अब वो सेगी का राज भी जान चुका था। वेल आप बेचारे श्योरिटी स्ट्रगल ही कर रहे थे। जब उसके पास खाना पीना भी खत्म हो जाता, वो सोचते उसे घटिया इंसान से दोबारा राब्ता करना चाहिए। मेरे ऑफर के बारे में पता नहीं उसने क्या सोचा होगा। अब वो चुप कर बैठी हुई थी। जैसे सेगी आता उसे पकड़ लेते, उसे कहती मेरे ऑफर के बारे में तुमने क्या सोचा है, मेरे सर्विस से रिमार्केबल है, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। उसे कहने लगता है कि तुमने ये सेवियर हो, नहीं तुम सिर्फ पैसे के लिए आई हो, बता तुम्हें कितना पैसा चाहिए मेरी जान बचाने के बदले। तो वो कहने लगते हैं कि तुमने मुझे कोई भिखारी समझ रखा है, मैं तुम्हें अपने सर्विसेज देना आई हूँ, मुझे एक डील चाहिए एक लेवल पर रहकर। लेकिन सेगी उसे रिजेक्ट करता और कहता है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इस बात उतना गुस्सा तो उसे घटिया इंसान बोलते हैं और उसके पैर पर चोट देते हुए इन द एंड वहाँ से गार्ड के थ्रू निकलवाई जाती है। खैर सेगी के ऑर्डर्स करने पर असिस्टेंट सो ने श्योरी का सारा बायोडाटा उसके टेबल पर रख दिया था। उसकी पूरी की पूरी लाइफ इतनी सिंपल थी कि एक पेपर पर ही समा गई थी। वह हैरान था कि इसकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, एक ट्रेजिक सा चाइल्डहुड, एक ऑलरेडी सा एजुकेशनल ब्रांड, एक स्ट्रगलिंग लाइफ। उसकी हरकतें भी कहीं से सस्पिशियस दिखाई नहीं दे रही थी। वेल अब इसके बाद श्योरी जाती है एक समन के पास। ये समन उसे पहले दिन भी मिली थी और इससे उसकी काफ़ी दोस्ती भी हो गई थी। वो उसके पास से कार्ड रीड कराती है और उसे पता चलता है कि वाकई सेगी की लाइफ तो डिस्टर्ब है और उसकी ज़िंदगी को खतरा भी है। पहल वजह है कि वो समन को पैसे देते बल्कि समन से पैसे उधार मांगने लगते। कहती मेरे हालात बड़े टाइट जा रहे हैं, बाद में तुम्हें लौटा दूंगी। समन के हालात भी उससे कुछ डिफरेंट नहीं थे, वो उससे थोड़े से ही पैसे उधार दे पाती है। पहले हमें अब डायरेक्टर को दिखाया जाता है। उसके पास एक जूनियर एडिटर था जिससे उसकी लड़ाई हो जाती है। डायरेक्टर उस पर जुल्म करता था, बदतमीजी करता था, ओवरवर्क भी कराता था। उसके साथ साथ वो स्टैंडिंग को कभी चाप भी नहीं देता था। अभी जैसे ही उस जूनियर एडिटर की लड़ाई होती है तो वो स्ट्राइक कर देता है और इसके साथ साथ वो स्टैंड इन की कोई वीडियो को पोस्ट भी कर देता है। इसे ये साबित करना चाहता मैं कि सच्चा और डायरेक्टर झूठा। लेकिन वो अंदाजा नहीं था कि उस स्टैंडिंग स्टोरी की एंट्री इतनी रिमार्केबल थी कि कुछ मिलियंस फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर्स ने उसकी वीडियो को एडिट कर ही पोस्ट कर दिया था और वो तो वायरल ही हो गई थी। पूरी दुनिया में उसकी मीम्स छप रही थी और होकर उसे जानने लगा था। जियो को यह देखकर काफी गुस्सा आता है। उधर हमें दिखाते हैं कि मीटिंग में रिपोर्टिंग वाले बात कर रहे थे कि ये न्यू इमरजेंसी से क्यों नहीं इसे अपना ब्रांड इन्वेस्टर बना दिया जाए, लेकिन सेजी तो रिजेक्ट कर देता है। कहता था ये थोड़े दिनों की स्पार्क अभी खत्म हो जाएगी। जबकि उधर श्योरी बाहर जाती है और स्ट्रीट फूड खाती है। यह से इतनी यम्मी लगी थी कि वो हर स्टॉल पर जाकर रुकती थी और अपने सारे पैसे उसने यहीं पर खत्म कर दिए थे। वो सोचने लगता अगर जोशक एरा मुझे खाने पीने कितने आ जाते तो मैं कितनी मोटी हो जाती। पहली दफा उसे लगता है कि लाइफ बहुत सुंदर है, लेकिन साथ साथ पैसे भी कमाने पड़ेंगे। बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करते, लेकिन हर जगह से इतना स्ट्रेंज बिहेवियर के धक्के मारकर निकाल दी जाती। काफी दिन हो गए थे। एक दिन उसका गोंग नाम से आमना सामना होता
और दोबारा से उनके आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती। इसी लड़ाई के बीच गोगना को एक अर्जेंट काम था, वो भागता हुआ जाता और शौर्य भी उसका पीछा करते करते उसकी पार्ट टाइम जॉब पर पहुंच जाती है, जो कि एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था। शौर्य थोड़ी बहुत पहले से जानी जाती थी, वो लोग भी उसे एक्स्ट्रा के तौर पर वहां रख लेते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस भी एड में शौर्य जाते वो चीजें फटाफट बिक जाती थी और काफी दिन गुजर गए थे। सही अंदाजा हो गया था ये सिर्फ स्पार्क नहीं है, बल्कि वो बाकी रिमार्केबल स्पार्क बनने वाली है। सिस्टर से कहता तुरंत ही जाकर शौर्य को तलाश करो, हमने उसे साइन करना इससे पहले कि कोई और करे। जबकि शौर्य उस टाइम पर लाइव स्ट्रीम में बिजी थी। उसे स्टंट पर तो इतना दबाव था कि सैगी ने उसे ऑर्डर किया था शौर्य को तलाश करके अपने साथ ही लेकर आना, अगर ना लाए तो तुम्हारी मुंडी तुम्हारी गर्दन पर रहेगी नहीं। ये कि तो शौर्य को भी अपने वर्थ का अंदाजा हो गया था। उसे बार बार एड्स के लिए शूट किया जा रहा था। अब की दफा तो वो कहने लगते हैं कि मुझे डबल नहीं बल्कि 7 टाइम्स पेमेंट चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है ये वाकई बर्थडे था या फिर उसका फेस आता, वो चीजें तुरंत बिक जाती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था एक टॉनिक सा ऐड है। ये जैसे वहां पर वो टॉनिक को देखती उसकी स्मेल से उसकी हालत बिगड़ने लगती और ये सूट छोड़ देती है। ऐसा लग रहा था वो एक ट्रॉमा में चली गई। उसका सर चकराने वो समय याद आने लगता जब उसे जहर दिया गया था। इतने में डायरेक्टर उसे लड़ने लगता है। यहाँ पर वो उस पर हाथ उठाने वाला था, वहां सैगी पहुंच जाता है, उसे बचा लेता है। सैगी ने एक्सक्यूज में एक लाइव स्ट्रीम पर देख लिया था, वहीं पे ये पीछा करते करते वो पहुंच चुका था। वो बेचारी अपने भी चौकने से निकली ही नहीं थी, उसे एक ब्रांड शॉक मिलता है। एक आदमी दूर से चलता हुआ आ रहा था। उसका चेहरा क्लियर नहीं था, लेकिन चाल वो बहुत अच्छे से पहचानते थे। और जैसे उसका चेहरा सामने आता है उसे पता चलता है कि ये तो वही एक्टर जिसने पास्ट लाइफ में मुझे मारने की कोशिश की थी। ये और कोई नहीं बल्कि सरप्राइजिंग मोंदू ही था। उसे देखते ही वो डर जाती है। पहले बेचारी घबराई हुई थी, इतने बड़ा शौक नहीं सह सकती थी। उसे देखते ही उसके मुंह से यूरिन मेजेस्टी निकलता है और फिर वो डर कर ऊपर रूफटॉप पर भाग जाती है। सैगी भी उसके पीछे पीछे आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें साइन करना चाहता हूँ, वो तुमसे डील करना चाहता हूँ। और मोंदू भी उनके पीछे पीछे ही ऊपर पहुंच गया। तो उसे देखते इतनी डरती है कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने आवाज़ों को संभाल क्यों नहीं सक रही। उसे किसी कहते हैं कि मुझे थोड़ी देर के लिए अपने शील्ड भरने दो प्लीज़। ये कहते हुए उसे हक कर लेती है। यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी और उसका पैर लगने से वो सारी सेलिब्रेशन अभी की स्टार्ट हो जाती है। और फिर इसी के साथ हमें पास्ट लाइफ का सीन दिखाते हैं। जब लेडी काम को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया था तो उसकी हेल्प करने के लिए जो पर्सन मास्क पहन कर आया था वो कोई नहीं बल्कि सैगी का ही पिछला जन्म था। लेकिन शरीर से पहचान नहीं पाती क्योंकि तब उसने हमेशा अपने फेस पर मास्क रखा हुआ था। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।